इस स्टोरी के अंदर हिंदू और मुस्लिम सभी लोग इंक्लूडेड थे। जब हमारे पास आई तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हुआ कि ये आखिर हम लोग इस पर काम किस पर करें, भूत प्रेत आत्माओं पर किया जाए या कोई जिन जिन्नात पर करा जाए या कोई मुसलमानी आत्माओं पर किया जाए। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि एक केस है जो अपने आश्रम पर आता है। बड़ी दुख की बात है कि उसको हम लोग बचा नहीं पाए। स्थितियाँ ही कुछ ऐसी हो गई, ये समझ लीजिए कि जो इंसान था जिसके ऊपर कोई आत्मा, जिसका जिक्र आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या हुआ था, वजह क्या हुई थी, मतलब इतनी बेहद दर्दनाक कहानी है ये। कहानी क्या, किसी की तो आप बीती ही है, लेकिन जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई बार तो हम लोग जब किसी को बताए तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच में जब हम लोगों के सामने हुआ तो वास्तव में बहुत ही भयावह था। चलिए आपको स्टोरी पर ही ले चलते हैं सीधा आपको कि कहाँ से आखिर स्टार्ट हुआ था। एक आमिर नाम का लड़का है और एक अरमान नाम का लड़का है और एक नमन नाम का लड़का है। ये तीनों, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। पहले का ज़माना और अब के ज़माना में ये सब हिंदू मुस्लिमवाद नहीं चला करता था ना, हर कोई एक दूसरे के साथ रहता था। ये स्टोरी आज से कम मात्र 4 या 5 साल पहले की है। वारदात तो पहले हो चुकी थी, लेकिन अपने लोगों के पास अभी 1-1.5 साल पहले आई थी। तो चलिए, इसको मेन पॉइंट ये था कि जो नमन लड़का था उसने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो बोले कहाँ चले। अक्सर ये लोग एक्सप्लोर कर चुके थे, बहुत जगह गए थे। तो अरमान ने बोला कि इस बार जयपुर चलते हैं, हवा महल है वहाँ पर, हवा महल देखेंगे और थोड़ा घूमेंगे भी। तो नमन भी कहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, जयपुर चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन भी कर लेंगे इसी बहाने, और सब लोग तुम लोग अपना इधर उधर घूम लेना। अच्छा रहा, सब लोगों की प्लानिंग सेट करी जाती है। एक कार खुद की थी अरमान की, तो बोले कि चलो इसी से निकल चलते हैं। 3 ही लड़के थे और तीनों ड्राइविंग वगैरह सब कर लेते थे। अच्छा, ये लोग निकले अपने घर से लखनऊ से। लखनऊ में इनका निवास स्थान था। तो जब यहाँ से निकलते हैं जयपुर के लिए, तो होता है लड़के हैं आपस में, इतना उनको होता नहीं कि तुरंत जयपुर ही पहुँचना है। आराम से रुकते फिरते कहीं किसी जगह पर रुक लिया, कहीं किसी पर विश्राम कर लिया, चाय वाय पिया, एंजॉय किया। कई बार किसी का मन हुआ कि ये रास्ता नहीं, थोड़ा एडवेंचर वाली रास्ता पे चलते हैं, एक ऐसी रास्ता जहाँ पर जंगल टाइप का है, चलो वहाँ से चलते हैं। तो क्योंकि निकले ही थे घूमने के लिए, कोई घर आने का या कोई उद्देश्य तो था नहीं कि नहीं हमको नियत समय पर जाना, नियत समय पर आना है। ये गए जंगल की तरफ वाली रास्ता पकड़ेंगे और जयपुर चलेंगे, इसी बहाने थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते गए, लखनऊ से निकल लिए, कम से कम 200-300 किलोमीटर निकल गए, वही आगरा के आसपास। तो सोचे कि चलो अंदर जंगल की रास्ता पकड़ लेते हैं। तो निकले वहाँ से। अच्छा, जंगल की रास्ता से जब निकल रहे थे, पता नहीं क्यों ये एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जिस जगह पर शायद इनको नहीं जाना चाहिए था। ये इनकी ज़िंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये वो जगह थी जो हर किसी के लिए सही नहीं थी। ये जगह वहीं के कुछ लोगों के लिए सही थी जो वहाँ के लोकल के लोग थे, क्योंकि वो लोकल के लोग इस जगह की वास्तविकता को बहुत अच्छे से समझते थे। कब नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इस पर भी विचारधारा उनकी अपनी रहती थी। और आसपास के लोकल वाले इस चीज़ पर काफ़ी गहरी पकड़ रखते थे। अरमान, आमिर और नमन, क्या पता इनको कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। पहुँच गए रास्ते से, गाड़ी पंचर हो गई इनकी। अब जब गाड़ी पंचर हो गई एक जगह पर, वही रात के 12 से 1 बजे के बीच का समय था, तो बोले इस समय क्या करें, ना दूर तक कोई दुकान हो जिसको पास जाके या मैकेनिक को वहाँ पर बुला लिया जाए, और अपने लखनऊ से काफ़ी दूरी पर थे, तो यहाँ से भी कोई सहायता वहाँ तक पहुँच पाए ऐसी भी व्यवस्था कोई नहीं थी। अगर आप एनएच पर हो तो हो सकता हो कि आपको पुलिस वगैरह कोई कॉल कर दो, सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं। उबड़ खाबड़ से रास्ता में गए थे, गाड़ी पंचर हो जाती है। तो नमन कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेफनी रखी, स्टेफनी निकाल के लगा लेते हैं, चल जाएगी। अच्छा, बड़ा लंबा समय हो गया था इनका स्टेफनी वगैरह कभी यूज ही नहीं करे। तो स्टेफनी निकाला, लगाया, तो पता चले स्टेफनी में खुद हवा नहीं। तो अब करे तो करे क्या करे, ना इनके पास कोई सामान था जिससे हवा भर पाए। अब बस बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आया। तो पता नहीं कि ये जो अरमान था उसका दिमाग बड़ा तेज चलता था। उसने जिस तरीके से टायर को कुछ सेट किया, ऐसे थोड़ा मैकेनिक वाला बुद्धि लगाया उसने, बोला कि आप चलो धीरे धीरे उसको चलाएंगे ऐसे करके और आराम से निकाल ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, ये जो दिमाग होता है जुगाड़ वाले, ये आपकी सीधी सड़क हो तो चल जाता है, उबड़ खाबड़ गड्ढों वाली रास्ता से निकलोगे तो दिक्कत तो होनी ही है। थोड़ी दूर पर और गए, फिर वो गाड़ी चलना बंद हो गई। थोड़ी दूर पर और
ट्राई किया कि चलो धक्का वक्का दे के आगे चल के धीरे धीरे करके निकालते हैं इसको, लेकिन निकलने से रही वो वहीं हल्के से गड्ढे में फंस गई। अब वो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है, और बढ़े तो टायर खराब हो जाए या तो फिर कोई मैकेनिक लाया जाए। तो नमन कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सब कोई बैठो यहाँ पर, आसपास इस चीज़ का इंतजार करो कि कोई आसपास से जब निकले, हो सकता है कि उससे कोई मदद मिल जाए। गाड़ियों में कई लोग अपने हवा भरने की जुगाड़ रखे रहते हैं। इस आस में वहाँ पर कई बड़ी देर तक बैठे रहे, कम से कम आधा एक घंटा तक कोई आएगा, सामान लेंगे, हो सकता हो कोई मदद मिल जाए, या आसपास का कोई लोकल का निकले तो उनसे पूछ लिया जाए भैया दुकान वुकान कहाँ पर है। लंबा समय गुजर गया, धीरे धीरे आधा एक घंटा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तब तक थोड़ी दूर पर से इनको एक लाइट दिखाई पड़ी। वो लाइट एक मोटरसाइकिल की थी। एक मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक शायद उसी रास्ते से गुजर रहा था। धीरे धीरे वो नज़दीक आ रहा था तो इनकी आशाएं उस गाड़ी वाले के प्रति और ज़्यादा जागृत हो गई। जब तक वो मोटरसाइकिल इनकी कार के पास आई तो उसने देखा कि ये 3 लड़के हैं और कार है, परेशान हैं, इस हालत में यहाँ पर पड़े हैं। शायद वो बड़ा दिल का अच्छा इंसान था और उसने वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया। पूछा क्या 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 दिक्कत है? का डीजल पेट्रोल कुछ ख़त्म हो गया है या कोई और बात है? तो उतने में अमीर बोला कि भैया वो गाड़ी पंचर हो गई है, जुगाड़ से हम लोग आगे लेकर आए लेकिन चल नहीं रही है, अब और फंस चुकी है, क्या करें? कोई मैकेनिक है क्या आसपास? आप कहाँ के रहने वाले हो? तो बोला कि हम यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, आप परेशान मत हो, मुझे पता है कि ये जो रास्ता है थोड़ी उबड़ खाबड़ सी है और अक्सर लोगों की यहीं पर पंचर हो जाती हैं गाड़ियाँ। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। किसने बता दिया तुम्हें कि इस जगह पर इस रात को गुजरो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर उन युवकों के लिए जो बाहर से आते हैं या जिनको यहाँ के बारे में पता नहीं है। ये जगह रहस्यमयी है, डरावनी है, भूत प्रेतिया से भरी हुई है। यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई गाड़ी का पंचर होना सामान्य नहीं होता, असामान्य है। अजीब सी बातें जब करने लगा तो उसमें से नमन बोला कि हाँ भैया मैं आपकी बात समझता हूँ, क्या कोई है संपर्क में जो मैकेनिक यहाँ पर आ जाए, गाड़ी सही करा दे? बोले ठीक है हम बात करते। उसने फ़ोन मिलाया, कोई एक राकेश नाम का लड़का था, उसको फ़ोन किया, राकेश भैया ज़रा हमारे को संपर्की हैं, गाड़ी इनकी पंचर हो गई इसी सड़क पर, कोई सड़क का नाम बताया उसने, यहीं पर आ जाओ। 10-15 मिनट तक वो वहाँ पर खड़ा रहा, बातचीत वगैरह करता रहा आसपास के लोकेलिटी के, भैया कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आए हो, ये सब बातें। तब तक थोड़ी देर के बाद एक और मोटरसाइकिल आती है, उस पर एक और 2 बंदे सवार थे, दोनों लोग आए। अब जब इनकी हालत दिखी गाड़ी की तो बोले कि जहाँ पर पंचर था वहीं पर इसको रोक देना चाहिए था, मैं आके बना देता। अब तो देखो 4-5-6 पंचर कितने हो गए, मेरे पास इतना सामान भी नहीं है, करे तो करे क्या करें? बोले 3 या 4 पंचर मैं बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको। इसका जो जैक होता है, जैक तो है लेकिन ये उठ नहीं पा रही है क्योंकि गड्ढे में हल्की धंसी है। अगर कोई आसपास ईंटा पत्थर मिल जाए तो ले आओ जाके, अगर हो सकता है तो इससे हम लोग इसको उठा लें और उसको बना लें सही तरीके से। तो नमन बोलता ठीक है आप इसको उठाने की कोशिश करिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आसपास कहीं से कोई पत्थर वगैरह मिल जाए तो मैं लेकर आता हूँ। थोड़ी देर पर नमन और ये अरमान, ये दोनों चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं और इनको एक जगह दिखाई पड़ती है। इस जगह पर जैसे कोई सरकारी हैंडपंप लगा हो, बहुत पुराना हो, जैसे ये जगह शायद अजीब सी हो, लेकिन यहाँ का जो हैंडपंप है वो कुछ रोशनी से हल्का सा चमक रहा था। ये नज़दीक गए, इनको लगा कि शायद उस हैंडपंप अगर लगा है तो ज़रूर यहाँ के लोकल के रहने वाले कोई लोग होंगे वहाँ पर कोई लोग तो इनको दिखाई नहीं पड़े, लेकिन हैंडपंप पर एक महिला थी जो पानी भर रही थी। बड़ी आशाएं जागृत हुई इनकी कि शायद यहाँ पर ईंटा पत्थर बताओ नहीं मिल रहा, कोई इतनी बड़ी बीहड़ जगह, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से मिल रहा है, हो सकता हो कि इनका घर आसपास हो, क्या पता यहीं से पत्थर मिल जाए बड़ा। तो जाते हैं, आंटी जी आवाज़ देते हैं, लेकिन वो आवाज़ देने के बाद ये दंग रह जाते हैं क्या देखकर कि वो जो आंटी जी थी उनके पैर के ऊपर की जो साड़ी थी यहाँ जांघों तक लिपटी हुई थी और ये जो पैर हैं ये पूरे खुले थे। एक सामान्य औरत के पैर जैसे लगते हैं, लेकिन उसके पैरों में सिर्फ बाल थे, जैसे किसी रीछ के बाल हो, जैसे ये वाले बाल उतरकर जैसे किसी ने पैरों पर लगा रखे हो, लंबे लंबे से अजीब से बाल। और वो कुछ बोली नहीं। आंटी जी आप आवाज़ सुन रही हमारी? क्या हमें पत्थर मिल सकता है कोई? हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है रास्ते में, हमें मदद की ज़रूरत है। वो पता नहीं महिला के अंदर क्या हुआ, उसने वो पानी भरना बंद किया। अच्छा, बड़ी अचंभित वाली बात यहाँ पर एक और थी, आप पानी भरते हो तो किसी पात्र में भरते हो, बाल्टी हो या कुछ और चीज़ हो। वो महिला पानी भर रही है, लेकिन किस में भर रही है कोई चीज़ ही नहीं है। ये चीज़ देखकर अरमान एकदम से बोला नमन से, देखो कुछ है ही नहीं, पानी भर रही है, अजीब नहीं लग रहा तुमको?
नमन कर पागल हो क्या पता क्या है क्या नहीं है, चुपचाप यहाँ से पत्थर लो निकलो। क्योंकि नमन को ये चीज़ें पता थी कि जिस तरीके की बातें अभी हम उस इंसान से, मोटरसाइकिल वाले से करके आए हैं, स्थितियाँ इतनी भी सही नहीं हैं और भूत प्रेत आत्माएं होती हैं इस समाज में। थोड़ी देर के बाद वो महिला एकदम से उस हैंडपंप से पानी जो भर रही थी उसको बंद करती है और थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ है, शायद पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के पास जाकर पेड़ की परिक्रमा करने लगती है। उल्टे, एक इंसान सीधा चलता है, आप उल्टा उल्टा चल रहे, उल्टे 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 परिक्रमा कर रही है और अजीब तरीके से कुछ बुदबुदा रही है, जैसे मुंह से कुछ निकल ना रहा हो लेकिन मुंह से आवाज निकालने की कोशिश है। बार बार वो ऐसी परिक्रमा इतनी भयावह तरीके से कर रही थी कि इन दोनों लड़कों की फट के हाथ में आ गई। करे ये कुछ तो गलत है। दोनों भागे वहां से। अरमान ने नमन का हाथ पकड़ा, भाई तुम भाग यार यहाँ से, देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे साथ ये सब हो क्या रहा है, सामान्य नहीं है, ये कुछ और है, भागो यहाँ से, आत्मा है कोई। तो दोनों दौड़ते 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 भाग रहे हैं जहाँ तक कि इनकी कार है। और वहाँ तक आकर पहुँचे तो बोले ऐसी ऐसी वारदात हुई। एक महिला दिखी, हैंडपंप से पानी भर रही थी, पानी भरने के कोई पात्र नहीं था, यहाँ तक कि सब बाल लटके हुए थे। और जैसे ही मैंने आवाज़ दिया तो वो जाके पेड़ के पास परिक्रमा करने लगी, वो भी उल्टे उल्टे। ये बात जैसे ही मोटरसाइकिल वाले ने, जो पहले आया था, उसने सुना, उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और जो लड़के आए थे दो, उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, दोनों भागे। बोले भैया भागो यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से, क्योंकि बचेगा कोई नहीं। अजीब सी आवाज में वो लोग बोले और अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। नमन, अरमान और अमित तीनों अभी गाड़ी के अंदर हैं। या तो गाड़ी उठाएं या अपनी जान उठाएं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो नमन ने कहा साला तुम बैठो गाड़ी के अंदर। उसने ऐसे ही वो पंचर वाली गाड़ी पर मारा एक्सीलरेटर, तो पहिया एकदम खरखरा के निकल के बाहर आया, जैक वैक वहीं छोड़ दिया और कार जो उनकी भाग रही है पंचर के साथ ही साथ। टायर जाए फट जाए कोई दिक्कत नहीं, डलवा लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से निकलो। तुरंत निकल के जैसे तैसे यहाँ से जंगल से आगे की तरफ निकले और वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर सड़क आती है। और ये वारदात करते करते लगभग 5 से 6 बज जाता है, सुबह हो जाती लगभग। इनको एक दुकान दिखाई पड़ती है मैकेनिक की, वहाँ पर गए और अपने कार की हालात को बताया, दिखाया, तो पता चला कि टायर जो उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, नीचे की जो बॉडी है वो भी कई बार लड़ चुकी है, तो इसके वजह से वो भी डैमेज है। तो कई सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी कार में, तो उन्होंने बनवाया। अब बनवा लिया गाड़ी, तो बोले अब चलो आगे, सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। 10-11 बज गया, नींद बड़ी तेज आ रही थी, कार में ही थोड़ी देर सो लिया हल्की हल्की। हालांकि नमन और अरमान की नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों से कुछ देखा था। नींद ना आना या कुछ इनके साथ हो जाना कुछ तो अजीब था, लेकिन अरमान के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा था। जहाँ नमन सामान्य था वहाँ अरमान सामान्य नहीं था। उसकी हरकतें अजीब थी, जैसे वो डर रहा था किसी बात को देखकर, किसी चीज़ को महसूस करके, या कोई आसपास हो ऐसे, उसको नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। नमन और आमिर तो दोनों सो गए कार के अंदर ही, वो लड़का ने सो नहीं पाया। अरमान वो 12-1 बजा। चले, सफ़र शुरू किया गया, जयपुर तक पहुंचते हैं। तो जयपुर पहुंचने में भी समय लगता है। वहाँ पहुँचे तो बोले अब क्या करें, थके बहुत हैं, खाना वाना खा लिया जाए और यहाँ पर कोई होटल मिल जाए तो उसको लेकर वहीं पर आज स्टे करते हैं। उसके बाद आज तो नहीं घूमेंगे, हालत बहुत ख़राब हो चुकी, थक बहुत गए, कल घूमेंगे, कहीं पर भी घूमना हो। थोड़ी ही दूर पर हवा महल से वही 2-3 किलोमीटर के आसपास एक होटल है, वहाँ पर ये लोग स्टे करते हैं तीनों। सब ने अपने कपड़ों को बदला और जो होटल लिया था वहाँ पर सोने की तैयारी करने लगे। थोड़ा कुछ खाया पिया, आसपास बैठ गए, लेटने की पूरी तैयारी है। एक ही होटल लिया था, मतलब एक ही रूम लिया था, 3 ही लोग थे, तो क्या ही अदर अदर लेते हैं। डरे भी हुए थे, तो आमिर बोलता है कि हम एक अलग रूम ले लें। अरमान नमन बोलते कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ साथ ही में लेटते हैं, एक दिन की बात है, फिर आगे निकलेंगे। तीनों एक ही बेड पर लेट गए। बड़ी दिक्कत हो रही थी लेटने में, तो अरमान कहता है कि बगल में सोफ़ा सा पड़ा हुआ है, मैं उधर लेट जाता हूँ, मतलब आमिर ने। तो अरमान और नमन एक साथ लेट गए। इनको नींद नहीं आ रही है। अरमान और नमन आपस में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा यार कैसे हो गया था, क्या तुमको अजीब नहीं लग रहा था कुछ? बोला हाँ अजीब तो लग रहा था, बड़े बड़े से पैर एकदम। ये बार बार अरमान पूछ रहा नमन से। नमन कर पागल मत बनो भाई, जो हो गया, सो जाओ, खत्म करो, बात गई, रात गई, सो जाओ, सुबह देखा जाएगा। इतना भी तुम डरते हो फट्टू एकदम, बताओ तो चिपक के सो जाए। तो अरमान कहता ठीक है, अच्छा। दोनों ने अपने अपने कंबल को लिया, शांति से लेट गए। लेकिन नमन को तो नींद आ गई, अरमान को नींद नहीं आ रही थी।
अचानक अरमान सो ही रहा था कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में कोई है। किसी के होने का एहसास हुआ उसको। हल्की सी आंखों को उसने खोला और सीधा लेटा हुआ तो उसने महसूस करा कि उसके जस्ट ऊपर कोई है। ये कोई और नहीं, वो वही महिला है जो उसको हैंडपंप में पानी चलाते हुए दिखाई पड़ी थी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो उसके ऊपर चढ़कर बैठी है। वो क्योंकि वो सीधा लेटा हुआ था, अपने पैरों को, अपने हाथों को बिल्कुल बेड पर सटाए हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा आभास हुआ जैसे उस महिला ने अपनी दोनों गांठों से, ये जो जांघें होती हैं, उन जांघों से उसके पैरों को दबा रखा है और हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अरमान तड़प रहा था। उसको लगा जैसे कोई मार देगा। उसको दर्द होने लगा। हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा उसके पैरों से, लेकिन छूट नहीं रहे। अजीब अजीब हल्की सी दुर्गंध उसको महसूस हुई। समझ में नहीं आया करे तो करे क्या करे। छटपटा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कौन हो तुम, छोड़ दो। बार बार आवाज देने की कोशिश कर, नमन नमन आमिर। कोई आवाज नहीं सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने अपने पैरों को ऐसे झटका तो नमन बगल में लेटा था, उसको लगा, और जैसे उसको लगा नमन एकदम हड़बड़ा उठा। क्या हुआ? अरमान एकदम तेजी से, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो ये आवाज कर रहा था। उसने अपने ही हाथों से मेरी गर्दन को पकड़ रखा था। बहुत झटपटा रहा था। नमन बोला, अरमान उठ। उठा नहीं। उसको एकदम हिलाया कस के, जब कस के हिला उसको लगा कि ऐसा तो नहीं कबाव आ रहा हो, पता चला सपना अपना आ रहा हो, इसका देख के हरकत कर रहा है फालतू की। तो उसे लगाया तो अरमान एकदम से सहमा सा उठा। तब तक आमिर भी उठ गया। क्या हो गया? अरमान कह रहा कुछ तो दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आ रहा। रात कटेगी नहीं, अब कुछ यहाँ पर था। ये बात जब नमन को पता चली, उसकी भी थोड़ी सी चौंक ले रही थी। तो क्या बात सही है क्या ऐसा? क्योंकि ऐसी सी हल्की सी बातें कर रही है, डर का माहौल पैदा कर रहा है और बार बार बता रहा है कि कोई था जो यहाँ पर है कमरे में, ऊपर आ गया, चढ़ गया, दबा रहा था। बड़ा डर गया तीनों के तीनों। समझ में तो किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसके साथ बीता है वही एक्सप्लेन कर रहा है, किसी और के साथ हुआ नहीं। तो आमिर बोलता है कि यार देखो, बात तो हो सकती है कुछ, क्या पता हम लोग जहाँ पर रुके हों यहीं का असर हो। क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि कमरे और ये वीरान से जो होटल होते हैं, जो अकेले होते हैं, उनमें किसी न किसी इंसानों की मृत्यु हो जाती है, और जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ की आत्माएं आपको जकड़ लेती हैं। शायद ऐसा ही कुछ आभास हो उसके साथ। एक काम करो, होटल बदल लेते हैं। अभी थोड़ी देर सबको 3 लोग साथ में बैठेंगे। तो अरमान आमिर जो आपस में बैठे, आमिर कुछ दुआ हुआ जानता था, मुसलमानी होती हैं कुछ, उनको पढ़ता है, अरमान के ऊपर फूंकता है। थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, शांत होता है। तो नमन कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं। हिंदू है वो, तो अपना वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ये अपने दुआ कर रहे हैं। दोनों लोग करते करते अपना 5-6 बज जाता है। सुबह उठे, थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह किया, तो बोले कि आज रात और रुकना है, एक काम करते हैं, एक और होटल कहीं ले लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं स्टे करेंगे, हो सकता है यहीं की दिक्कत हो। तो हवा महल को निकल चुके थे और आगे की तरफ गए। अब ये लोग पहुँच रहे हैं खाटू श्याम की तरफ। तो वहीं पर रास्ते में ही सोचा कि एक काम करते हैं, होटल ले लेते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन भी हो गए, वापस आ रहे हैं और होटल एक ले लेते हैं। क्योंकि यहीं के बाद अब थोड़ा सा आज रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा जयपुर आसपास और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ किला विला देखेंगे, उसके बाद कल निकल लेंगे। ठीक है, होटल लिया गया। इस बार होटल ऐसा लिया गया जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अच्छा मतलब होटल था, नामी ग्रामी होटल था, नाम नहीं बताऊँगा आपको। तो वहाँ लोग स्टे करते हैं, सेम वही कंडीशन, तीनों एक कमरे में। अब रात का माहौल है। अरमान को ऐसा लगा कि जैसे उस होटल का जो दरवाज़ा है वो धीरे धीरे खुल रहा हो, जैसे वो जो वॉशरूम है, वॉशरूम में किसी ने टैप को ऑन कर दिया हो, वो पानी झर 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 चल रहा हो। दोनों सो रहे हैं, सिर्फ अरमान जग रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने आंखों को खोला और उसने आंखों को अपने पूरे कमरों में घुमाया। जैसे ही कमरे में घुमाया तो उसके कोने पर नज़र पड़ी, वो जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के जस्ट कोने में वो वही महिला बैठी थी जिस महिला को इन्होंने पानी भरते हुए देखा था। एक तो अंधेरा कमरा, ऊपर से वो महिला अजीब सी वो स्माइल जैसे नहीं होती है कर रही हो, स्माइल करते हुए उसके दांत एकदम बाहर की तरफ और आंखें भी बिल्कुल एकदम सफ़ेद, एकदम बहुत खतरनाक उसको दिखी।
एकदम से अरमान घबराया और बहुत तेजी से आवाज़ निकाला। होता है जब डर आपके आगे होता है तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती। ये बहुत ट्राई कर रहा था कि नमन जग जाए, आमिर जग जाए, लेकिन नहीं, इस बार तो इसके पैर भी नहीं चल रहे थे। जैसे इसने अपने शरीर पर अपना कंट्रोल खो दिया हो। इसको ऐसा आभास हुआ कुछ तो इसके शरीर के अंदर आया है और फिर एकदम से कुछ गायब सा हो गया है। कुछ शरीर में है, शरीर में एकदम से ऊर्जा इसको महसूस हुई। इसको ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर जो झटपटा रहा था, जो भागने की कोशिश कर रहा था, एकदम शिथिल सा हो गया हो, एकदम शांत। और शांत खुली आंखें बस दीवार को देख रही थी और वो कुछ नहीं कर रही थी। थोड़ी देर के बाद नमन या आमिर, इसी में से कोई, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, कोई वॉशरूम के लिए उठता है तो देखता क्या है कि अरमान एकदम सीधा लेटा है, छत पर देख रहा है, खुली आंखें, आंखें बंद भी, झपक भी नहीं रही। इतने में घबराया, क्या हो गया इसको? हिलाया तो हिला ही नहीं, और जैसे ही उसने ज़्यादा हिलाया तो उसने मेरे चेहरे को, होता है इंसान नीचे खड़ा है बेड के बगल में, एक इंसान बेड पर लेटा है, तो ऐसे मुंडी को उसकी तरफ से घुमाता है, आंखें एकदम खुली खुली अपने काले दीदों को ऊपर कर लेता है और बहुत गंदी, एकदम खतरनाक, डरावनी सी स्माइल करता उसके सामने। और ये जैसे ही करता, आमिर एकदम से चिल्लाया, उठ नमन, बहुत तेज चिल्लाया। उसको डर लगा उसके उस चेहरे पर। वो चेहरा अनुमान सा नहीं लग रहा था, कुछ तो अलग लग रहा था। तो तीनों ने क्या किया, जब तीनों बैठ गए, समझ गए क्या दिक्कत क्या नहीं है, नमन भी उठा, देखा अरमान एकदम सीधा लेटा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बॉडी एकदम शिथिल सी पड़ी, बार बार हिला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहा। आधा एक घंटे के बाद खुद से बैठ गया। जब खुद से बैठा, इनसे क्या पूछ रहा है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई और हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ और है, तुम लोग अगर मेरे साथ रहे बर्बाद हो जाओगे, खत्म कर दूंगी मैं तुम्हें। इस तरीके से आवाज़ें करता है। तो नमन और आमिर को तो वैसे ही डर लग रहा था, एक और डर पैदा हो गया। पहले तो उनको लगा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो असल उसकी आंखें बयां कर रही थी इस दृश्य को कि सच में उसके साथ कुछ तो घटित हुआ है। आमिर ने तुरंत घर पर फ़ोन किया, इससे सी बात हो गई। तो घर वालों ने कहा जितनी जल्दी हो सके तुम तीनों के तीनों घर आओ। इसने अरमान को पकड़ा, नमन ने और आमिर ने कंधे पर ऐसे हाथ लगाकर गाड़ी में बिठाया और सीधा, कहीं नहीं रुके, अब सीधा लखनऊ के लिए आए। लखनऊ आए। आमिर बताता है घर वालों को, पता नहीं इसके साथ ये क्या हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आंखें झपका ही नहीं रहा है, एकदम खोले बैठे आंखें। उनके घर पर एक डॉक्टर था, अरमान के चाचा शायद, उनको बुलाया जाता है कि हो सकता है कोई बीमारी तो नहीं है। थोड़ा सा पढ़े लिखे डॉक्टरों की अजीब सी एक हरकत होती है, हर चीज़ को साइकोलॉजी से कनेक्ट करता है। बोले कि इट्स साइकोलॉजी एरर, दिक्कत है माइंड में, इसको इलाज कराइए, थेरेपी की ज़रूरत है। बस डर गया बच्चा, कोई नीड नहीं इसमें, दवा किसमें क्या नीड है, डरा हुआ है, थोड़ा सा इसके जो मसल्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर रही हैं, पता नहीं क्या 4-5 इंग्लिश के शब्द बोल दिए। घर वालों को लग रहा है हाँ सच में एकदम ऐसा ही हुआ होगा। तो साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है, वो आते हैं, इसके 4-5 सवाल पूछते हैं। वो सवाल जैसे ही साइकेट्रिस्ट पूछ रहा होता है, अरमान एकदम से खड़ा होता है, उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ता है और यूं तान देता है। बस इतनी वारदात काफ़ी है ये जानने के लिए कि ये मामला डॉक्टर के बस में तो ना है जी। घर वालों को समझ में आ गया कि जिस चीज़ के लिए हम बैठे हुए हैं, जिस चीज़ को सॉल्व करने के लिए डॉक्टरी भाषा से इतना आसान नहीं है, ये वारदात कुछ और है। तो वहाँ पर बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग के दादा थे, तो बोले कि शुक्रवार है, दिन भी सही है, मौलाना जी बैठते हैं, बुलवाते हैं उनको। मौलाना के पास फ़ोन किया गया, संबंधित तो जानकार तो थे ही, तुरंत वो अपना काम हम छोड़कर इसके पास आते हैं, कुछ ताबीज ओबीज बनवाते हैं। बोले आसपास देखा, पूरी शरीर को देखा, छुआ हर जगह पर, कुछ पानी था शायद, कुछ इनका होता है छिड़का, तो पता किया कि इसके ऊपर कुछ तो है, इसको जकड़े हुए हैं, कोई आत्मा है जो इसको छोड़ना नहीं चाहती, कोई आत्मा ने इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है, ये ऐसे छोड़ेगी भी नहीं, इसको ताबीज बांधो तुरंत। और जैसे ही उनके मौलाना ने उस ताबीज को बनाकर इसके यहाँ पर बांधा, एकदम से ऐसा लगा कि जैसे जल गया हो, ये वाला हिस्सा एकदम से जलने लगा। उस ताबीज का कोई नियम था शायद
कि जले हुए हिस्से पर नहीं लगा सकते, और जितनी जगह वो ताबीज़ लगा रहे थे उतनी जगह वो हिस्सा जला जा रहा था। बोले ताबीज़ काम नहीं कर रहा है। बड़ा अजीब सा हो गया। फिर एक कपड़ा बांधा, फिर कपड़े के ऊपर ताबीज़ को बांधा। ये बात मौलाना को भी कंफर्म थी कि ये काम करेगा नहीं, लेकिन फिर भी परिवार को एक हौसला देना उनके लिए ज़रूरी था कि ये काम करेगा। वो बांध कर चले आए, लेकिन अरमान उस ताबीज़ के बांधने के बावजूद भी अपनी हरकतों में बाज नहीं आ रहा था। उसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ना चालू हो गई। पता नहीं वो क्यों अजीब अजीब से हरकत करने लगा। बोलने में भी उसकी अजीब आवाज़ें, कभी एक आवाज़ में बोलता, कभी भारी आवाज़ में बोलता, कभी पतली आवाज़ में बोलता, कभी ऐसा बोलता कि जैसे वो नेपाली हो, कभी उसको ऐसा लगता जैसे उसको बहुत इंग्लिश आती हो, कैसे कभी ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में बात कर रहा हो, और कभी तो ऐसे लगता है जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। मतलब एक मुसलमान का लड़का कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, महामृत्युंजय मंत्र खड़ 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 जाप करता चला जा रहा है। ये हरकत इनके लिए सही नहीं थी। ये रात इनके लिए बहुत ही गंभीर थी। उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके साथ कुछ तो ऐसा घटित होने वाला है जो इनके परिवार को रुलाने पर मजबूर कर देगा, यानी इनके लड़के को ख़त्म कर देगा। ये बार बार बोल रहा था कि तुम लोग मेरे पास से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे लड़के को मार दूंगी, तुम लोग इसके पास से हट जाओ वरना मैं इसको मार दूंगी। और खुद ही के शब्दों में बोल रहा है, ये नहीं कि कोई और निकल कर बोल रहा हो, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद इनके घर वाले बैठे हुए थे, नमन, आमिर भी, ये भी लड़के थे दोनों, इनके भी परिवार वाले आ चुके थे कि आखिर माजरा क्या है, कहीं इनके लड़कों के ऊपर तो ना हो जाए। अच्छा, इन दोनों के ऊपर ताबीज़ जब मौलाना जी ने बांधा था तो इनके ऊपर तो असर नहीं करा था, लेकिन सारा जो कंट्रोल आ गया था उस आत्मा का अरमान के ऊपर था। अचानक से अरमान एकदम बेड पर जो लेटा हुआ था, अपने पैर और हाथों के बल एकदम से उल्टा होकर लेट गया, खड़ा हो गया। जैसे कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, आपने कभी टीवी में देखा हो, हाथ पैर लगा दिया, एकदम ये वाला हिस्सा एकदम उठा दिया और बिल्कुल सर को एकदम नीचे करके जवान बाहर निकाल कर हरकतें कर रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से उसी अवस्था में चलने लगा और चलते चलते दरवाजे पर लात मारी तो दरवाजा गया टूट पैर से, और जीने पर से खड़ 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 उल्टा उल्टा चढ़ा जा रहा है। और सब पीछे पीछे देख रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। ये हालात किसी सामान्य घर में हो जाए, पूरा घर क्या पूरा मोहल्ला पागल हो जाए, ये हो रहा था इनके घर के अंदर। सच में किसी आत्मा का तांडव हो रहा था इनके घर पर, और छत पर जाकर ऐसे धम्म धम्म चल रहा था कि जैसे कोई ब्रह्म राक्षस की आहट की आवाज़ हो। इसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई डाकिनी साकिनी ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा हो। कभी ये किचन के पास जाता तो एकदम से आता, एकदम बच्चों जैसे नहीं चिल्लाता, रोते जैसे बच्चे वैसे करता, जैसे कोई मोंजिया कर रहा हो, जैसे कोई डरफुटिया कर रहा हो, जैसे कोई डाकिनी साकिनी कर रही हो। यही नहीं, जैसे कोई अप्सराओं में से कोई हरकतें कर रही हो, एकदम सुगंध आने लगती गुलाब की। जैसे कभी कभी आता लोगों के कान में करने लगता, ऐसे कड़ पिशाचनी की हरकत कर रहा हो। यानी कि इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। कभी कभी जिन की हरकत करने लगता। इतनी सारी आत्माएं एक शरीर में आना, ये किसी के भी पचन में नहीं थी। तुरंत इन लोगों ने सोचा कि एक काम करो, शायद कोई और दिक्कत है। मौलाना जी भी बैठे थे, उन्होंने पानी छिड़क छिड़क करो परेशान हो गए, भाई साहब कंट्रोल नहीं कर पाए उसको। तो बोले कि इसको बाबा बाबा को दिखाओ, क्योंकि जिस तरीके की हरकत कर रहा है, हनुमान चालीसा उड़ती पड़ जा रहा है, सीधी पड़ जा रहा है, दिक्कत है कोई बड़ी वाली। तो वहाँ पर संबंधित एक बाबा जी थे, काफ़ी जानकार थे, मंदिर में हनुमान जी के रहते थे, तो उनको बुलाया गया। तो जब वो आए, वो देखते ही समझ गए कि भैया ये आसान नहीं है, जिसको तुम लोग मजाक समझ रहे हो ये आसान नहीं है, ये हम लोगों के कब्जे में आने से रही। इसके अंदर आत्मा तो है पर पता नहीं कितनी है, ये नहीं समझ में आ रहा है, और ये किसी भी तरीके की मांत्रिक गतिविधियों से सिद्ध में नहीं होने वाला। एक काम करो, तांत्रिक को बुलाओ, और तांत्रिक भी छोड़ो, किसी एक मसान में बैठे हुए तांत्रिक जो होते हैं उनको बिठाओ, अघोरियों को बुलाओ, वही शांत कर सकते इसको। तो ठीक है, अघोरी को बुलाया जाता है। अघोरी आए, वो मसान जो होता है, मसान की क्रियाएं वो सब करना चालू करते हैं उनके ऊपर। लेकिन उस अरमान के ऊपर से वो चीज़ शांत ही नहीं हो रही थी। पता नहीं उनको किसी ने बताया था हम लोगों के आश्रम के बारे में, कैसा है कि वहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा होता है कि सॉल्व हो जाए, वहाँ पर भी दिखा लो। तो हम लोगों की जब संबंध में आती हैं सारी चीज़ें, तो हम लोग भी उस तांत्रिक अघोरी के साथ में फिर वहाँ पर पहुँचते हैं।
सबने शांत करने की कोशिश करी, लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी। अजीब सी हरकतें, ब्रह्मराक्ष ऐसा सामने साफ दिखाई पड़ रहा था जैसे इसके अंदर ब्रह्मराक्षस हो, पूथी पड़ जा रहा था पूरी की पूरी। बहुत जब उसका निरीक्षण करा गया उस आत्मा का, तो पता करा कि इसके अंदर तो वो है ही नहीं अरमान। यानी कि जो अरमान की असल आत्मा होनी चाहिए वो उस बॉडी में ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो गूंगन मसानी है। और ये गूंगन मसानी भी कोई नॉर्मल आत्मा नहीं होती है, ये एक ऐसी आत्मा होती है जो हर किसी का रूप ले सकती है। कहा जाता है कि ये गूंगन मसानी की आत्माओं को खुद तांत्रिक मांत्रिक लोग भी सिद्ध नहीं करते। इतनी गंदी आत्मा होती है ये, किसी पर चाह जाए तो उसको बर्बाद कर देती है, उसको मार देती है, और उसको पता भी नहीं लगने देती कि वो इंसान खत्म हो चुका है। यानी कि अरमान अब नहीं है इस दुनिया में, वो कहीं तो है, वो कंट्रोल सिर्फ गूंगन मसानी के हाथ में है। अब गूंगन मसानी जब भी किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाती है, उसकी आत्मा को निकाल लेती है अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए। उसने अरमान की आत्मा को निकालकर अपने आप को और ज़्यादा जागृत कर लिया था और इसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। तो सब लोगों ने इनको बताया, एक काम करो, इसके ऊपर कोई भी तांत्रिक मांत्रिक अघोरी या कोई भी मुसलमानी या कोई भी किसी भी धर्म की आप उठा लो, सब लगा कर देख लो, उसको शांत नहीं कर सकता। शांत तो तब करेगा ना जब इसके अंदर आत्मा हो। इनके परिवार को यही राय दी गई कि जाओ इसको बाहर छोड़ दो जाके, क्योंकि अगर ये घर के अंदर रुकता है तो घर के सारे सदस्यों को खत्म कर देगा। क्योंकि गूंगन मसानी बहुत लंबे समय तक एक घर पर नहीं रहती, और अगर रहती है क्योंकि घर के सारे सदस्यों के अंदर भी अपना वास करती है, उनकी आत्माओं को भी खींच लेती है। ये बात परिवार को जैसे तैसे बताई गई, लेकिन परिवार वाले मानने से नहीं रहे, बोले कि हम कहीं और दिखाएंगे। ठीक है, जाओ दिखाओ जाके। उसके बाद का केस आता है सामने कि उनके घर पे एक और डेथ हो जाती है, और सेम ऐसी हरकतें जैसे कि दो शरीर एक जैसी हरकत कर रहे हो। खटखट खटखट, कभी जीने पर चढ़ जाएं, कभी छत पर चढ़ जाएं, आवाज़ें करने लगे, कभी बच्चों के जैसे रोने लगे, कभी इतनी गंदी विलाप करते कि सुन ले कोई इंसान उनका रौद्र देखकर सुनकर ही केवल उन दंग रह जाए। ये बात जैसे ही इनके घर वालों के समझ में आती है कि दूसरा इंसान भी उनके घर में सदस्य ऐसा ही हो चुका है, फिर से इनको बुलाया जाता है। सब लोगों की राय में एक तांत्रिक गतिविधि भी करी जाती है, जिसकी वजह से इनके घर को बांध दिया जाता है कि ये गूंगन मसानी अब दोबारा इनके घर पर ना आ पाए। और इन दोनों को, जो उनके परिवार के थे, अरमान और एक और इनके घर का, उनको वहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर इन्होंने हैंडपम्प से उस महिला को देखा था। आज उनके परिवार में ये दोनों लोग नहीं हैं। बड़ा दुख की बात है कि कोई बचा नहीं पाया उनको, लेकिन बचाते तो बचाते कैसे बचाते, कोई होता तो बचाया जाता। तो ऐसी वारदातें अपने समाज में कई बार हो जाती हैं, और इंसान को नहीं समझ में आता है कि किन जगहों पर जाना चाहिए, किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हर जगह कई बार प्रतिबंधित होती हैं, और प्रतिबंधित जगहें अपने अंदर बहुत लंबा, बहुत डरावना, बड़ा दर्दनाक इतिहास को छुपाए बैठती हैं।